चलो देखो, इनसे पहले हम रामधारी सिंह दिवाकर के बारे में संक्षेप में परिचय किए थे, लेखक परिचय, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या था, जरूरी था, परीक्षा में यह आता है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, किस चैप्टर को, सूखी नदी का पुल, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए इस लेखक के बारे में थोड़े विस्तार से जानना जरूरी है, ताकि चैप्टर किस चीज़ पर है वो समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम क्या है, सूखी नदी का पुल। और ये बता चुके हैं, सूखी नदी का पुल का मतलब जिस नदी का पानी क्या हो, सूख गया हो, है ना, और उसी नदी के पुल के बारे में इसमें चर्चा है। पुल के बारे में नहीं, दरअसल ये गांव के बारे में चर्चा है, गांव के हालात के बारे में चर्चा है, आजकल के गांव के। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिवाकर। लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिवाकर। देखो एक और लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, वो राष्ट्र कवि है, वो अलग है और ये अलग है, समझ गया। तो सूखी नदी के पुल के लेखक कौन है, या इस कहानी को लिखने वाले का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिवाकर। देखो, रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म नरपतगंज, अररिया, बिहार में जनवरी 1945 में हुआ। शायद 1 जनवरी दिया हुआ है कि नहीं, धोखा से पूर्ण विराम इसमें दे दिया है। चलो छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कहाँ हुआ, नरपतगंज में। कहाँ हुआ, नरपतगंज में, जो पड़ता है अररिया जिला में। किस जिला में, अररिया जिला में, जो बिहार राज्य में पड़ता है। तो याद रख लेना, परीक्षा में पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है, कब हुआ, 1945 में। कहाँ हुआ, नरपतगंज में। किस जिले में हुआ, अररिया जिला में। किस राज्य में हुआ, बिहार राज्य में हुआ। किस महीने में हुआ, जनवरी में। तो महीना तो नहीं पूछेगा, तो फिर भी लिखना पड़ेगा कब हुआ, तो जनवरी 1945 में। इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण माहौल में ही हुई। इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी, पढ़ाई लिखाई, वो किस माहौल में हुई, ग्रामीण माहौल में। किस माहौल में, ग्रामीण यानी गांव के माहौल में। किसके माहौल में, गांव के माहौल में इसका पढ़ाई हुआ शुरू का, समझ गया। इन्होंने उच्च शिक्षा, कौन शिक्षा, उच्च शिक्षा यानी हाई स्कूल की शिक्षा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से प्राप्त की। इनकी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, 2 विश्वविद्यालय से, एगो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से और एगो भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से, है ना। इस पर एगो गाना है, पर वाला बेचे जाएम भागलपुर। लेकिन अच्छे सेंस में इसका नाम लिया जाए तो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जिसको कहा जाता है ना, ये शेर को मार दिया एक अथी से, कुल्हाड़ी से, वाह को, इतना साहसी था। चलो, इन्होंने हिंदी में, किन्होंने, रामधारी सिंह दिवाकर ने हिंदी में MA किया। क्या किया, MA। BA के बाद होता है MA। और PhD की डिग्री प्राप्त की। और किसकी डिग्री प्राप्त की, PhD की। अध्यापन को वृत्ति के रूप में अपनाकर ये मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग से संलग्न रहे। अध्यापन को यानी पढ़ाई लिखाई को, है ना, पढ़ाने को वृत्ति के रूप में अपनाकर, यानी पेशा को पेशा के रूप में अपनाकर टीचर, समझ गया ना। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग से क्या रहे, संलग्न रहे, यानी जुड़े रहे कई वर्षों तक। और कई वर्षों तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक भी रहे। कौन, रामधारी सिंह दिवाकर। एक नज़र देखना चाहते हो तो इनका तस्वीर देखो, है ना। ये कौन है, रामधारी सिंह दिवाकर। रामधारी सिंह दिवाकर की पहचान मुख्य रूप से एक कथाकार की है। रामधारी सिंह दिवाकर की पहचान मुख्य रूप से किसकी है, कथाकार की। किसकी, कथाकार की, यानी कहानी लिखने वाले की है, कहानी कहने वाले की है। परीक्षा में पूछेगा रामधारी सिंह दिवाकर क्या थे, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें वो कथाकार दिया रहेगा, तो कथाकार क्या करना, छेक देना, समझ गया। इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास विपुल संख्या में लिखे हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखे हैं
और उपन्यास भी लिखे हैं। कितनी संख्या में? विपुल संख्या में, यानी बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा कहानी और उपन्यास लिखे हैं। कौन? रामधारी सिंह दिवाकर। इनके कहानी संकलन है, इनके कहानी संकलन है कौन कौन? नए गांव में, ये कहानी संकलन है। क्या है? कहानी संकलन है, यानी इसमें कहानियों का संग्रह है। इसमें क्या है? यानी कई सारी कहानी को एक किताब के रूप में लिखा गया है। उसके बाद अलग अलग अपरिचय, ये भी क्या है? कहानी संग्रह ही है। उसके बाद है बीच से टूटा हुआ, ये क्या है? कहानी संग्रह, यानी इसमें बहुत सारा कहानी लिखा गया है। उसके बाद नया घर चढ़े, नया घर चढ़े, ये भी कहानी संग्रह है। उसके बाद सरहद के पार, किसके पार? सरहद के पार, ये भी कहानी संग्रह है। उसके बाद है धरातल, क्या है? धरातल, ये भी कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह कहने का मतलब इसमें बहुत सारी कहानियाँ है। उसके बाद मखान पोखर, माटी पानी, है ना, ये सब क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। इसमें बहुत सारी कहानी लिख करके एक साथ रखा गया है। उसके बाद है इनके उपन्यास है। देखो उपन्यास भी लिखे इन्होंने। क्या घर क्या परदेश, क्या घर क्या परदेश, ये क्या है? उपन्यास है। उसके बाद काली सुबह का सूरज, काली सुबह का सूरज, यानी अंधकार वाला सुबह का सूरज, ये क्या है? ये भी उपन्यास है। उसके बाद पंचमी तत्पुरुष, क्या है? पंचमी तत्पुरुष, ये भी क्या है? उपन्यास है। ध्यान रखना, क्या है? उपन्यास है। उसके बाद आग, पानी और आकाश, ये सभी क्या है? उपन्यास है। यहाँ से यहाँ तक जो कहे वो है कहानियों का संग्रह, और यहाँ से यहाँ तक ये है उपन्यास। समझ गया? इन रचनाओं के अतिरिक्त, और इन सारी रचनाओं के अतिरिक्त, इन सारी रचनाओं के अलावा इनके 2 संपादित कहानी संग्रह, 2 संपादित कहानी संग्रह, लेख और समीक्षाएं भी प्रकाशित है, यानी छपा हुआ है। दिवाकर की कहानियाँ, किसकी कहानियाँ? दिवाकर यानी रामधारी सिंह दिवाकर। इसकी कहानियाँ आज़ादी के बाद, किसके बाद? आज़ादी के बाद, यानी जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम लोग झंडा फहराते हैं, तो आज़ादी के बाद भीतर से बदलते, भीतर से बदलते, आज़ादी के बाद भीतर से बदलते और टूटते हुए गांव की, और टूटते हुए गांव की, गांव अब पहले जैसा गांव नहीं है। अब के गांव में जीना, कमाना, खाना पीना क्या हो गया है मालूम है ना? मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब यहाँ के लोग छली कपटी प्रपंच, अब बहुत सारे खतरनाक, खराब से खराब, है ना, व्यक्ति कहाँ रहते हैं? अब गांव में रहते हैं। गांव में तुमको आगे बढ़ने का कोई नहीं मौका नहीं मिलेगा, और टांग खींचने वाले हज़ारों होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिवाकर की कहानियाँ आज़ादी के बाद भीतर से बदलते, बाहर से तो गांव ही देखने से गांव ही लगता है, लेकिन भीतर से क्या हो गया? इंसान सब बदल गया। भीतर से बदलते और टूटते हुए गांव की, गांव में जैसे भाईचारा, सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, सद्भाव, ये सब था, अब नहीं है। समझ गया? तो गांव की पीड़ा की ऐसी कहानियां हैं जो गांव पर लिखी जाने वाली कहानियों से थोड़ी भिन्न है, यानी अलग है। पिछली दशाब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग शहरों का आदिवासी हो गया है। पिछले दशाब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग लोग है, यानी जिसकी नौकरी लग गई है, एक प्रकार से अच्छा ही है। नौकरी की वैल्यू बाद में समझ में आता है विद्यार्थी को जब समय निकल जाता है तब। समझ गया? तो पिछली दशाब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग, जो नौकरी करने वाले लोग है ना, शहरों का आदिवासी हो गया है। अधिवासी यानी शहर में बस गया है। उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में फैली है। उस वर्ग के जो संस्कार की जड़ें है वो कहाँ फैली है? गांव में फैली है। लेकिन शाखाएं, लेकिन जो उसकी डाली है और फूल पत्ते हैं, शहरी आसमान में लहलहाते हैं। इस वर्ग का अंतर्विरोध गांव के जीवन का वह अंतर्विरोध है
जो शहरी संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। इस रूप में दोनों पक्षों का व्यक्ति और समाज जिस जगह टूटा है, रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियाँ उसी जगह से आकार ग्रहण करती है। सूखी नदी का पुल है ना, ये जो पाठ है, कौन पाठ? सूखी नदी का पुल है ना। ये तो बता दिया गांव के बारे में, गांव जो भीतर से बदल गया है ना, और जो गांव की पीड़ा है वो इस कहानी में लिखा गया है, लेकिन और कहानी से थोड़ा ये भिन्न है जो गांव पर लिखी गई है। तो सूखी नदी का पुल गांव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है। सूखी नदी का पुल किसकी कहानी है? गांव के सामाजिक ताने बाने में, गांव के सामाजिक ताने बाने में आए परिवर्तन की, बदलाव की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग यानी जो उच्च जाति के है ना, और निम्न वर्ग यानी निम्न, धनिक अमीर भी और अमीर गरीब भी समझ सकता है। तो गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच लगातार बढ़ती फाँक यानी दूरी तो इस कहानी में दिखती ही है। साथ ही उस फाँक को पाटने वाली मानवीय दृष्टि भी प्रतिष्ठित होती है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो सूखी नदी का पुल है ये गांव के ऊपर लिखी गई कहानी है, और गांव में जो बदलाव हुआ है आए दिन इसके ऊपर कहानी है। और इस कहानी को पढ़कर तुमको हल्का आभास हो जाएगा कि गांव कैसा है। समझ गया? इसके बाद हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। चलो नोट करो। अब अगर कुछ कहना चाहे तो छोड़ो, पंखा चालू करने के लिए कहता है तो पंखे